आज इस वीडियो को रिकॉर्ड करना बनाना बहुत ज़्यादा अजीब है। अजीब भी क्या बोलूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है भाई इसको सही में एक्सप्लेन करने के लिए। और उसी बात से पहले स्टार्ट करते हैं। और बात यह है कि ब्रॉक लेसनर हो चुके हैं WWE से, प्रोफेशनल रेसलिंग से रिटायर। अब यही वीडियो मैंने कल भी दिन में डाली थी, 3 बजे के आसपास सुबह रॉ का रिव्यू डाला था। और दिन में मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटी बताई थी, क्या हुआ, कैसे हुआ, अब क्या हो सकता है। लेकिन अब जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये किसी और के मीडियम से नहीं बल्कि खुद ब्रॉक लेसनर ने बताई है। तो पैट मैकेफी के शो पर आते हैं ब्रॉक लेसनर और यहां पे आके उन्होंने बताया कि आज मैं इंटरव्यू करने के लिए आया हूं, लोगों को यह बताने के लिए कि मैं स्क्वाड सर्कल से अब रिटायर हो चुका हूं। सारे लोगों को थैंक यू बोल रहे हैं, कहते हैं कि जो सैटरडे है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इमोशनल था। ये भी बता दिया ब्रॉक लेसनर ने कि जब रेसलमेनिया में ओबा फेम ने मुझे हराया था तो मुझे तो लगा था भैया मेरा हो लिया, लेकिन फिर वो कहते हैं कि मेरे अंदर कुछ और भी चीजें बाकी थी। और बिजनेस वाली बात भी उन्होंने बोली, तो वो चीज जो मैं आपको इतने टाइम से बता भी रहा था कि ब्रॉक लेसनर ने तो अपनी रिटायरमेंट मान ली थी रेसलमेनिया में, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू को ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर का जो प्रोग्राम है उसको थोड़ा लंबा चलाना था। तो ये चीज़ ब्रॉक लेसनर ने यहाँ पे बता दी। और उसके बाद फिर वो ये भी कहते हैं कि अब मैं सारे लोगों को शाउट आउट देता हूँ, डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस की, मतलब जिन भी लोगों ने उनके अंदर बिलीव रखा कि वो कुछ कर सकते हैं। फिर वो बताते हैं भाई वो तो सिर्फ एक फार्म किड थे जिनके सपने बहुत ज़्यादा बड़े थे। मतलब होता नहीं है, पूरी ब्रॉक लेसनर की वाइब इस इंटरव्यू में ऐसी थी कि जैसे भाई मेरा करियर बहुत लंबा रहा, बहुत बड़ा रहा, मैंने बहुत कुछ अचीव किया। और जब वो इतना बड़ा आदमी आराम से रेस्ट करता है तो वो कैसे बात बोलता है। एक किसी आउटडोर वाले बैकग्राउंड में थे क्योंकि फार्म से ही बिलोंग करते हैं ब्रॉक लेसनर, तो पूरी वैसी यहाँ पे उनकी वाइब थी। सारे लोगों को थैंक यू बोल रहे हैं। वो कुछ आने वाली नई जनरेशन को, मतलब हम जैसे लोगों को एडवाइस दे रहे होते हैं ऐसी कि तुम्हें काम करने के ऊपर ध्यान देना होता है। अगर तुम काम एफर्ट करते हो, मेहनत लगाते हो तो तुम्हें उसके रिजल्ट मिलते भी हैं। फिर उन्होंने डेना वाइट का भी यहाँ पे नहीं मेंशन किया। उनसे पूछते हैं कि अब तुम क्या करोगे, अच्छा तुम रिटायर तो हो गए तो इसके बाद तुम क्या करने वाले हो। तो वो बताते हैं कि अभी उनके जो बच्चे हैं उनको वो ट्रेन करेंगे, ओलंपिक्स के बारे में वो बात करते हैं। और हंटिंग, क्योंकि ब्रॉक लेसनर का पैशन है, उनको मजा आता है, तो वो कहते हैं मैं अपनी लाइफ जो है इंजॉय करने वाला हूँ, मैंने बहुत कुछ कर लिया है। यूएफसी को, मिनेसोटा वाइकिंग्स को, इन सारे लोगों को वो थैंक यू बोलते हैं। फिर पैट मैकेफी ने उनसे ये भी पूछा कि क्या, अच्छा तुम रिटायर हो गए हो चलो अब, लेकिन अब तुम ये जो सेलिब्रिटी फाइटिंग है उसमें आने वाले हो। भाई बहुत ही कड़क रिप्लाई था इस बात का, इस बात के ऊपर ब्रॉक लेसनर का। कहते हैं आई एम डूइंग जैक शिट, मतलब उन्होंने तो क्लियर बोल दिया भाई ये सब बकवास चीज़ें मैं नहीं करने वाला। ऐसा क्यों बोला होगा ब्रॉक लेसनर ने, क्योंकि अगर आप समझते हो ब्रॉक लेसनर को अच्छे तरीके से तो ब्रॉक लेसनर इस टाइप का बंदा है जो ऐसे स्पोर्ट को बिल्कुल भक्ति भाव से लेता है। तो इसको इतना ज़्यादा कमर्शियल करने वाली चीज़, जैसे अभी आपको पता है जैसे ये लोगन पॉल और उनके भाई ये सब जो है अपना स्टार्ट कर रहे हैं ना, कि जो बड़े बड़े जैसे सिर्फ हाइप के लिए शो, वो एक ऐसा मैच है, इवेंट बनाते हैं। जैसे अभी हमने अंकित बहनपुरिया का भी देखा था, वो क्या था, वो एक हाइप जनरेट करने के लिए ही था। उसका तो नाम भी वैसे हाइप ही है। तो उस चीज़ से ज़्यादा अलाइन नहीं करते ब्रॉक लेसनर। उन्होंने बोल दिया भैया मैं रिटायर हो गया हूँ, अब मैं जाने वाला हूँ। एक चीज़ मुझे अच्छी लगी इस इंटरव्यू में कि पैट मैकेफी और ब्रॉक लेसनर की जो वाइब है, हर किसी को इंटरव्यू नहीं देते ब्रॉक लेसनर। एक फनी बात ये बोली पैट मैकेफी ने कि भाई तुम्हारे जैसा कोई नहीं होने वाला, तुम तो एक एलियन हो, और अगर हम पे कभी धरती पे आक्रमण होता है एलियंस का तो हम सबसे पहले ब्रॉक लेसनर तुम्हें भेजने वाले हैं। तो काफी ज्यादा हंस भी रहते हैं इसमें ब्रॉक लेसनर। ऐसी वाइब थी उनकी पूरी कि उन्होंने जो करना था सब कुछ कर लिया है और अब वो इजीली रेस्ट कर सकते हैं। जो पैसे उन्होंने अपनी जिंदगी भर कमाए हैं, अब मौका है उनको खर्च करने का, ऐश करने का, मजे करने का, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देने का, अपनी फार्मिंग करने का, जिस चीज को वो सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं। लेकिन इन सारी बातों के बीच में ये एक सडन शॉक ही है कि ब्रॉक लेसनर ने खुद से आके बता दिया है कि वो रिटायर हो चुके हैं। जैसे कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखी, और हो सकता है वो स्टिल रेलिवेंट हो, क्योंकि मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, डब्ल्यूडब्ल्यू में जैसे होता है ना कि कोई बंदा कभी रिटायर नहीं होता, नेवर से नेवर, आज तक भी लोग ऐसा मान सकते हैं कि क्या पता अंडरटेकर रेसल करने के लिए आ सकते हैं। तो अब आप देखो इस चीज को दो नजरिए से देख सकते हो। पहला ये, ब्रॉक लेसनर की पूरी वाइब ऐसी है भाई कि उन्हें ना पैसों से फर्क पड़ता है ना उन्हें कुछ और अचीव करना है। वो सब कुछ उखाड़ चुके हैं, जिसको जो बताना था वो बता चुके हैं, अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। तो अब उनके पास करने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं। और अब जैसे मैं आपको हर बार बोलता नहीं था कि ब्रॉक लेसनर भाई मोटे पैसे दे दोगे तो ब्रॉक लेसनर दोबारा आ जाएगा, लेकिन अभी मुझे ब्रॉक लेसनर को देख के ऐसा नहीं लगा है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं ना अगले साल की रेसलमेनिया की कि वहां पे ब्रॉक लेसनर आ सकते हैं, तो देखो अब अगर स्टिल आप इसके ऊपर कुछ सुनना चाहोगे तो भाई मैं तो यही बोल सकता हूं कि मैं तो मान चुका हूं कि ब्रॉक लेसनर रिटायर हो चुके हैं। हाँ, आने वाली वीडियोस में हम आए दिन कुछ ना कुछ बात करते रहेंगे कमेंट्स में। मुझे पता है कि क्या पता ब्रॉक लेसनर ऐसे आ जाए वैसे आ जाए। वो तो आज तक हम अंडरटेकर के बारे में भी बोलते हैं, वो तो आज तक शॉन माइकल्स इतने सालों से रिटायर हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर जब एक मैच ऐसा करने का मौका मिला तो उसके लिए वापस आ गया। तो ये वाली बात है तो नेवर एंडिंग है, तो चलती रहेंगे हर एक सुपरस्टार के लिए। लेकिन वैसे मैं मान चुका हूं कि ये ब्रॉक लेसनर की रिटायरमेंट है, क्योंकि अगर आप अगले साल की रेसलमेनिया सऊदी अरेबिया की भी बात करो ना,
तो अगर नेगोशिएट करा भी, ऐसे टेबल पे आते भी कॉन्वर्सेशन के लिए हैं, तो ब्रॉक लेसनर का मूड बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ही। तुम ऐसे मतलब मान लो 10 रुपए के टमाटर हैं और कोई तुमसे, और तुम्हें वो बेचना नहीं है टमाटर, तुम्हें अपने घर लेके जाना है, उसकी तुम सब्जी बनाओगे, लेकिन कोई बोले भाई 1000 रुपए मैं तुझे दूंगा, ये टमाटर तो मुझे दे दे, तो एक बार को आप उसे दे दोगे, यार ठीक है मैं तो देख लूंगा अपना टमाटर, मैं नहीं डाल रहा सब्जी में। मेरे घटिया एग्जाम्पल फिर से आ गया, लेकिन आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मूड नहीं है कोई भी ब्रॉक लेसनर का। लेकिन अगर अब मेरे को तो वैसे देख के सही बताऊं, इस बार ये भी नहीं लगा कि ब्रॉक लेसनर का ऐसा कुछ है कि उनको और पैसे ऑफर हो जाएंगे तो वापस आ जाएंगे। तो मेरे लिए तो ये हो चुकी है ऑफिशियली रिटायरमेंट ब्रॉक लेसनर की। और ये बिलीव कर पाना मतलब अजीब सा ही लग रहा है कि अगर आप देखोगे तो भाई पिछले 1 साल के अंदर अंदर 13 महीनों में गोल्डबर्ग रिटायर हो गए, हमने एजे स्टाइल्स को रिटायर होते हुए देख लिया, जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर, भाई इसको देख के तो हम बड़े ही हुए हैं। मतलब अगर मैं एक बात करता हूँ कि मैं 2005-6 के आसपास से डब्ल्यूडब्ल्यू देख रहा हूँ, तो कौन सुपरस्टार्स देखे हैं? ब्रॉक लेसनर बहुत लेट आए थे, जॉन सीना तब से कैरी कर रहे थे, तो वो सारे सुपरस्टार्स तो भाई अब जा रहे हैं। तो अब अपने आप को देख के भी ऐसा लगता है कि भाई मतलब सही में हम उस वर्ल्ड में जी रहे हैं जहाँ पे जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर जैसे सुपरस्टार एक्टिव नहीं है, अब वो रेसलिंग का पार्ट नहीं है। बट जो भी है, बॉटम लाइन ये है कि रिटायरमेंट हो चुकी है ब्रॉक लेसनर की। वंस इन अ लाइफ टाइम एथलीट, जो भी अच्छे अच्छे कमेंट है वो आज आप कर सकते हो ब्रॉक लेसनर के लिए। और ऐसा दोबारा कोई सुपरस्टार हमें शायद, तो बोलूंगा भी नहीं मैं, कभी देखने को मिलेगा ही नहीं। क्योंकि ब्रॉक लेसनर का अगर आप पूरा करियर उठा के देखोगे उनके शुरुआती टाइम से और अब तक, स्पेशली उनका माइंडसेट, तो बहुत कुछ यहाँ पे सीखने की ज़रूरत है। तो भाई हम तो थैंक यू ब्रॉक लेसनर बोलेंगे, और उम्मीद पे अभी भी आप कह सकते हो दुनिया कायम है, लेकिन मैं ये मान के चलूंगा कि ये रिटायरमेंट हो चुकी है ब्रॉक लेसनर की। कमेंट सेक्शन में आपके क्या थॉट्स हैं वो आप लिख के ज़रूर बताना। और अगेन ब्रॉक लेसनर को अब मतलब अभी आप दिमाग में ऐसे मान के चल लो कि ठीक है ये रिटायरमेंट हो चुकी है ब्रॉक लेसनर की। और अगर बंदा खुश है, उसने इंजॉय कर लिया है, उसको अपना मर्जी का अपोनेंट मिल गया, तो आई थिंक फिर हमें उसमें और ज़्यादा उंगली नहीं करनी चाहिए। बंदे ने अपना पूरा करियर हमें दिया, एंटरटेन किया है, अब अगर उसको अपनी टर्म्स पे चीज़ें करनी है तो शायद उसमें ज़ोर ज़बरदस्ती करनी भी नहीं चाहिए, और ना ब्रॉक लेसनर के सामने किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती चलती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ों के ऊपर। मैं चाहता था इसको मैं पहले ही अच्छे से कवर कर लूँ, उसके बाद फिर हम दूसरी चीज़ों के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, और ये आज वॉइस ऑफ रेसलिंग का एक और एपिसोड है, बहुत टाइम के बाद आया, जहाँ पे हम काफ़ी अलग अलग चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो रोमन रेंस और एले नाइट का कल हमने मंडे नाइट रॉ में सेगमेंट देखा था, लेकिन क्या इनका मैच भी होने वाला है? तो भाई मेल्ट्जर चिचा ने इसके बारे में रिपोर्ट किया, और वो ये बोलते हैं कि मनी इन द बैंक, जो कि अभी 9-10 हफ्तों के बाद है, वहां पे डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान कर रही है रोमन रेंस और एले नाइट के मैच को। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा कि तब तक डब्ल्यूडब्ल्यू इस मैच को बिल्ड ही करती रहेगी, बिल्ड ही करती रहेगी। वो तो थोड़ा हिंट मुझे मंडे नाइट रॉ देख के भी पता चल गया था, क्योंकि अगर डब्ल्यूडब्ल्यू को बिल्कुल नियर फ्यूचर में वो मैच करना होता है ना, तो वो दिख जाता है। जैसे जेकब फाटू भी आए थे रोमन रेंस के सामने, उनको बैकलैश में करना था ना, बैकलैश ही वो शो था, तो वहां पे पता चल गया था अच्छा ये मैच हो जाएगा। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने थोड़ा हमको कंफ्यूज रखा कि अच्छा होगा या नहीं होगा। लेकिन मेल्ट्जर ये कह रहे हैं कि मनी इन द बैंक में मैच होगा रोमन रेंस और एले नाइट का, और ऑब्वियसली वहां पे अपनी चैंपियनशिप को वो ऑन द लाइन रख रहे हैं। और एक चीज जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने करना शुरू किया रोमन रेंस के साथ, जो कि अलग है उनके अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के रेन से, यानी इस बार जो ये चैंपियनशिप रेन है इसमें डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ अलग कर रही है। क्या अलग कर रही है? अगर आप देखोगे तो रोमन रेंस ने जो मैच रेसलमेनिया में कंपीट किया, जहां पे वो चैंपियनशिप जीते, वहां पे ब्लड लाइन के बंदों का रोल नहीं था। फिर जेकब फार्डो के साथ स्टोर लाइन थी, चलो तो ब्लड लाइन ही है, लेकिन फिर उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू ने वही चीज सेथ रॉलिंस के साथ भी करी, हमें ब्लड लाइन सुपरस्टार्स नहीं देखने को मिले। तो इस बार डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन रेंस को दिखा रही है एज चैंपियन, वो ऐसे दिखा रही है कि बंदा खुद से करेगा जो भी करेगा। क्योंकि अब इस पॉइंट पे ये हम सब लोग जानते हैं कि ब्लड लाइन के घुसने की वजह से चीजें बोरिंग हो जाती हैं, स्पेशली जब मैच की बात होती है। स्टोरी लाइन तुम अपनी चलाओ मंडे नाइट रॉ में, वो सही है, लेकिन वो रिपीट आइडिया दोबारा से 4 साल पुराना काम नहीं करने वाला, स्पेशली अब जब रोमन रेंस हील भी नहीं है, वो बेई फेस है। तो ये एक डब्ल्यूडब्ल्यू शायद नई चीज कर रही है। और जैसे अब एले नाइट के साथ फ्यूड हुई, तो पहले ही एले नाइट ने ये बात बोल दी कि देख भाई, जो तूने सेथ रॉलिंस को दिया वो चीज तो मुझे भी दे, ताकि वो सेंस भी बनाए कि अगर रोमन रेंस ब्लड लाइन के साथ और ब्लड लाइन नहीं आ रही तो लगेगा भाई अरे ये क्या बात हो गई भाई, ये तो कोई ब्लड लाइन ही नहीं है तुम्हारी। तो डब्ल्यूडब्ल्यू उसके पीछे एक वैलिड रीजन भी दे रही है कि क्योंकि अब वो कर ही चीजों को अलग तरीके से अप्रोच रहे हैं, और क्योंकि एले नाइट ने खुद बोला मुझे भी चाहिए। तो अब ये चीज आप थोड़ी और कंसिस्टेंट देखोगे रोमन रेंस के मैचेस में, कि जब ब्लड लाइन की इन्वॉल्वमेंट आपको नहीं देखने को
मिलेगी। और अगर सेथ रॉलिंस के मैच में ब्लड लाइन की इन्वॉल्वमेंट या किसी और की भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती, जैसे हम रॉक के बारे में भी डिस्कस कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि वो उस मैच का मजा उड़ जाता। सोचो भाई किस लेवल का सिनेमा, किस लेवल की स्टोरी टेलिंग, क्या रेसलिंग इन्होंने हमको दी होगी कि हम कह रहे हैं कि रॉक भैया तो दूर ही रहे, जो रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस ने किया उससे ऊपर कुछ नहीं है। जो चीज सालों में कभी नहीं हुई वो इस बार हुई है समर स्लैम में, और वो ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपनी अटेंडेंस को अनाउंस ही नहीं किया इस बार समर स्लैम में कि वो नाइट 1 में कितनी है, नाइट 2 में कितनी है, फिर वो कंबाइंड अपनी समर स्लैम की किसी भी शो की अटेंडेंस बता दें जो स्टेडियम से होता है। लेकिन इस बार डब्ल्यूडब्ल्यू ने वो चीज करी ही नहीं है। सोचो डब्ल्यूडब्ल्यू को क्या धक्का लगा होगा सीने में कि उनके एक्सपेक्टेशन से इतने कम नंबर थे कि उन्होंने अनाउंस ही नहीं किया उस चीज को। अब मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा कि लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था। मेरे को तो ये भी याद है कि अरीना शोज की भी अटेंडेंस डब्ल्यूडब्ल्यू पीएलईज की पीपीवीज की पहले बता दिया करती थी, लेकिन अब स्टेडियम में आके भी उन्होंने नहीं बताया। तो डब्ल्यूडब्ल्यू को इतना तगड़ा रियलिटी चेक के नाम पे तमाचा पड़ा है कि अगर तुम स्टोरी अच्छी नहीं करोगे, अगर तुम टिकट के प्राइसेस जबरदस्ती के बढ़ाओगे, वो तुम चलो एक बार को बढ़ा दो क्योंकि हम टिकट देख के नहीं खर्च कर रहे, हमें तो तुम अच्छी स्टोरी दे दो, तुम टिकट के प्राइस बढ़ा दोगे भाई, लोग खरीदने आ जाएंगे वहां पे, क्योंकि लोगों की वहां पे जो स्पेंडिंग पावर है वो फिर भी थोड़ी सी ज्यादा है। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यू को समझ में आ गया है और ये घुटने टेकते टेकते रेसलमेनिया से अब यहां तक पहुंच चुके। वैसे तो उन्होंने $25 की कर दी थी, सोचो तब भी ऐसा कुछ नहीं हो पाया कि डब्ल्यूडब्ल्यू उसको अनाउंस कर सके। तो मैं तो भाई बहुत खुश हूं, मेरे को ऐसी ठंडक मिली है ना, क्योंकि इससे अब हमको ये होप मिलती है कि डब्ल्यूडब्ल्यू एक्चुअल स्टोरी लाइन पे काम करना शुरू करेगी। ये नहीं कि भैया हम तो इतना बड़ा गेट कर देते हैं, हम तो इतने टिकट्स बेच देते हैं। अगर तुम अच्छे शो, अच्छा स्टोरी, अच्छे सुपरस्टार्स के कैरेक्टर डेवलपमेंट पे काम नहीं करोगे तो यही हाल होगा फिर आगे भी। स्टेडियम शोज की हम लोग बात कर रहे हैं तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने अगले साल की रॉयल रंबल को भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है, जो कि होने वाली है एरिजोना से, और ये स्टेट फार्म स्टेडियम से है। और मुझे पता है पहले ही जानना चाहोगे इस स्टेडियम की कैपेसिटी कितनी है, तो भाई 63,000 अटेंडेंस लोग इस स्टेडियम में आके शो को देख सकते हैं। तो अब डब्ल्यूडब्ल्यू के पास एक और टारगेट है, मतलब अब तो वो एक तरीके से ना वो डर में ही जी रहे हैं कि यार रॉयल रंबल जैसा शो है, अरीना पे तो दोबारा लौट नहीं सकते। अगर आपको याद होगा तो पहले रॉयल रंबल के शोज अरीना में होना बहुत पहले सिर्फ रेसल में नहीं होता था भाई कि वो बड़े स्टेडियम से करवाएंगे, वैसे डब्ल्यूडब्ल्यू का नहीं रहता था ऐसा। लेकिन अब देखो ये समर स्लैम, सर्वाइवर सीरीज, ऐसे शोज को भी स्टेडियम में ले जाने के बारे में सोचते हैं। मतलब ये जो जैसे बिग 4 डब्ल्यूडब्ल्यू के पीपीवीज की हम लोग बात करते हैं ना, तो अरीना में तो जा नहीं सकते थे, अब 63,000 कैपेसिटी इस बार है, होल्ड कर सकता है ये स्टेडियम। देखते हैं अब डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टोरी लाइन रॉयल रंबल तक कैसी चलती है, और क्या डब्ल्यूडब्ल्यू इस बार अनाउंस करेगी कि रॉयल रंबल की अटेंडेंस कितनी थी। क्या डब्ल्यूडब्ल्यू इस समय सफर कर रही है ओबा फेमी प्रॉब्लम से? आप लोग बोलोगे भाई ये क्या बात बोल रहे हो, अभी तो बंदे ने ब्रॉक लेसनर को रिटायर किया है, अभी से प्रॉब्लम भी आनी शुरू हो गई। तो वो प्रॉब्लम जो कि हम फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो सकती है, वो इतनी जल्दी होना शुरू हो चुकी है ओबा फेमी के साथ। अब आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यू ने ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर के इस पूरी 3 मैचेस की जो स्टोरी रही, जो भी इनकी फ्यूड रही, इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया ओबा फेमी को। वो कैसे पता चलता है भाई, बंदे ने टूम्बस्टोन पाइल ड्राइवर के ऊपर किक आउट किया जो कि एक्सपोज्ड रिंग कैनवस हटा के था, फिर ब्रॉक लेसनर के F5 को वो पंचेस की तरह भी सेल नहीं कर रहे, वो सीधा खड़े हो जा रहे हैं। तो अब ऐसे में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि यार ये बंदा इतना हमने तगड़ा दिखा दिया, अब ये दूसरों के साथ में कंपीट भी कैसे करेगा, वो टिकेंगे भी कैसे, और तुम कब तक इस बंदे को फिर प्रोटेक्ट कर लोगे। तो वही प्रॉब्लम डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ आ गई है। प्रॉब्लम ये है कि केविन ओवेंस बन चुके हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर, रोमन रेंस और ओबा फेमी का मैच अभी दे नहीं सकते, और डायरेक्शन है ये वाले मैच की रोमन रेंस और एले नाइट की, और ओबा फेमी है क्या किंग। और किंग का क्या होता है भाई, जैसे ही उसके पास वो क्राउन आता है, पहले तो समर स्लैम में अपॉर्चुनिटी मिल जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक डब्ल्यूडब्ल्यू समझ ही नहीं पाई है कि वो किंग जो बना है ओबा फेमी, उसको चैंपियनशिप के लिए मौका कहां पे और कैसे दिया जाए। ऑब्वियसली डब्ल्यूडब्ल्यू सोच के रखेगी कि वो चीज हम रेसलमेनिया में करेंगे, लेकिन स्टोरी लाइन के हिसाब से कितना बड़ा है लूप होल या कोई लॉजिक नॉट फाउंड हो गया है कि अगर बंदा किंग है तो भाई वो उस बात को बोल क्यों नहीं रहा, उस बारे में जिक्र क्यों नहीं हो रहा, फिर तुमने जिताया ही क्यों, क्योंकि तुम हरा भी नहीं सकते थे उस टूर्नामेंट में। तो ये प्रॉब्लम अभी से ओबा फेमी ने फेस करना शुरू कर दिया है, आगे जाके प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि तुमने इतना तगड़ा दिखाया है ओबा फेमी को, जो कि वो दिखता भी है, लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यू को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि वो यूज किस तरीके से करते हैं ओबा फेमी को। बाकी नेचुरल डीन का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आरपंथ वाला कोड आप यूज कर सकते हो, और डिस्काउंट के लिए इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।